हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के चैप्टर के बारे में मैं 3 बातें बोलूंगा। आसान है, इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस चैप्टर में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और हम इसे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमें एग्जाम तक नहीं पूरे जीवन भर याद रहेगा कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर क्या था। लेकिन सर, जैसा कि हमने क्लास का एक स्टाइल है कि हम लोग पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, पूरी कहानी बनाते हैं कंसेप्ट की, एंड देन हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि पहला सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को बिल्कुल कंसेप्चुअली ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है। प्लीज, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं और साथ में थोड़ी थोड़ी दिखाने वाला भी हूं, तो आप उस स्टोरी पे फोकस करना। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाना कि हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भूल जाओ। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, मैं तो बस आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। वो कहानी आप मेरे साथ सुन लेना, और जब वो कहानी खत्म होगी ना, आप यकीन मानो 80% कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को आप समझ चुके होंगे। 80% बचा होगा तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना। 80% क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो आपकी समझ में आ चुका होगा। पूरी कहानी, एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में छप चुका होगा। तो सर, मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूं, प्लीज आप उस कहानी पे फोकस करना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को माइंड से बाहर निकाल देना। चलिए सर, मैं ये कहानी आपको पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगा, जो मैंने स्पेशली बनाई है आप लोगों के लिए पीपीटी। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं कहानी की। सर, ये एक बंदा है जो कॉन्ट्रैक्टी है। अभी कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, मैंने एक नाम टर्म डिस्कस कर दी, कॉन्ट्रैक्टी, कोई बात नहीं। ये एक बंदा है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। ये एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है और बोलता है कि मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, मुझे एक मॉल बनवाना है, 10 मंजिला मॉल, 10 स्टोरीड बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी 10 फ्लोर्स है, मॉल टाइप में बना हुआ है, मुझे ऐसा बिल्डिंग बनवानी है। ये बताइए आप कितने पैसे लेंगे। सर देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये प्रोफेशनली यही काम करते हैं। जिन लोगों के पास जगह होती है लेकिन उन्हें बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है, कोई मॉल बनाना है, कोई बड़ी सारी बिल्डिंग बनानी है, बड़े बड़े फ्लोर्स बनाने हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर लोग ये वाला काम करते हैं। ये लोग प्रोफेशनल हैं, इनको ये काम बड़े अच्छे से आता है। प्लीज ध्यान देना, मैंने इस आदमी का नाम रखा है कॉन्ट्रैक्टी। मैंने नाम ही कॉन्ट्रैक्टी रख दिया, अब आप समझ लो। कॉन्ट्रैक्टी भाई साहब जो है, कौन होता है कॉन्ट्रैक्टी? सर, कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जो बिल्डिंग बनवाना चाहता है, जो एक बिल्डिंग तैयार करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? सर, कॉन्ट्रैक्टर वो है जो बिल्डिंग बना के देगा। और ये ऐसे वैसे ये कोई प्रोफेशनल्स होते हैं सर, ये प्रोफेशनल होते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल। ये इनफैक्ट ये कंपनीज होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा डीएलएफ कंपनी। यस सर, डीएलएफ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो इसी तरह का काम करती है, बिल्डिंग्स बनाना, फ्लोर बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, इस तरह के काम। तो कॉन्ट्रैक्टी के पास जगह है, जगह को हम साइट भी कहते हैं, साइट। इसकी अपनी एक साइट है, एक लैंड है इसके पास। ये चाहता है वहां पर एक 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाए। कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि आप ये बताओ, ये बिल्डिंग आप कितने रुपए में बना के दोगे। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर से एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए, इस बिल्डिंग में जो मटेरियल लगेगा, रेता, ईंटें, बजरी, वो सीमेंट, सरिया, वो जितने भी मतलब तरह का मटेरियल इसके अंदर यूज होगा, लेबर भी लगेगी, जो लोग काम करेंगे उसके अंदर उनको पर डे वेजेस देनी पड़ेगी, और बड़ी सारी प्लांट एंड मशीनरी यूज होगी, वो सब किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, देखिए भाई साहब, मैं ये सब बातें नहीं जानता, मुझे ऐसी बिल्डिंग तैयार करके दे दो जैसी बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे ऐसी बिल्डिंग तैयार करके दे दो 10 मंजिला। पैसे बताओ कितने लोगे, मटेरियल आपका, लेबर आपकी, सारे एक्सपेंसेस आपके, कोई प्लांट एंड मशीनरी लगेगी तो वो आप अरेंज करोगे, उसका जो भी खर्चा आएगा, डेप्रिसिएशन आए, चाहे वो आपने किराए पर ली हो, चाहे खुद खरीदी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्ट्रैक्टी हूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप पैसे कितने लेंगे ऐसी बिल्डिंग को तैयार करके देने में। अब कॉन्ट्रैक्टर ये बात सोचने लग गया कि इतना मटेरियल लग जाएगा, इतनी ईंटें लग जाएंगी, इतना सरिया लग जाएगा, इतना सैंड यानी कि रेत लग जाएगी, सीमेंट लग जाएगा, बहुत सारी वो प्लानिंग मन में करने लग गया। आखिरकार वो एक प्रोफेशनल है, उसे पता है कि अंदाजा कितना खर्चा आ जाएगा। उसने आइडिया लगाया, इस सब का खर्चा
7 करोड़ रुपए आ जाएगा, 7 करोड़। तो उसने कॉन्ट्रैक्टी को बोला भाई साहब ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए मुझे 12 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 5 करोड़ का प्रॉफिट सोच लिया कि 7 करोड़ खर्चा आ जाएगा, 5 करोड़ का प्रॉफिट, चलो 12 करोड़ मांग लेता हूं। कॉन्ट्रैक्टी बोला नहीं भाई साहब देखिए 12 करोड़ तो कुछ ज्यादा ही हो गए, मेरी और कॉन्ट्रैक्टर से भी बात चल रही है, आप सही सही बताइए कितने पैसे लेंगे। 12 करोड़ का अमाउंट सही अमाउंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएशन होने लगा और लास्ट में जाके ये बात 10 करोड़ पर फाइनल हो गई। हाँ जी, तो फाइनली ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फाइनली ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, कि कॉन्ट्रैक्टर जो है एक 10 स्टोरीड बिल्डिंग बना के देगा कॉन्ट्रैक्टी को, और कॉन्ट्रैक्टी इसके बदले में 10 करोड़ रुपए देगा, और इस 10 करोड़ के प्राइस को नाम रखा गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस 10 करोड़ के प्राइस को नाम रखा गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। प्लीज सर कहानी आराम से सुनते हैं ना, कोई दिमाग मत लगाना, ये मत सोचना ओहो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टर्म होती है, ऐसा कुछ मत सोचो। मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दो, आप सुनना है सिर्फ सुनते रहो, कहानी को एंजॉय करो। हाँ जी, तो एक बंदा है जो कॉन्ट्रैक्टी है, जो बिल्डिंग बनवाना चाहता है, वो एक बंदे को हायर करता है जिसका नाम कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो बिल्डिंग बना के देने को तैयार है। डील डन हो गई है 10 करोड़ रुपए में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो गया 10 करोड़, और ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करने वाला है, अब कॉन्ट्रैक्टी तो अपने घर चला गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी ने बोला मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, ये बिल्डिंग आप मुझे कितने टाइम में तैयार करके दोगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, इस बिल्डिंग को बनने में कितना टाइम लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर कहता है देखिए जी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 10 स्टोरीड बिल्डिंग है, पूरा एक मॉल टाइप बनाना है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 4 साल तो लग ही जाएंगे। 10 करोड़ रुपए कमाने में 4 साल लगेंगे, 7 करोड़ रुपए खर्चा होगा 4 साल में, यह बिल्डिंग बनकर तैयार होगी 4 साल में। ओके सर, सो द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 4 ईयर। कॉन्ट्रैक्ट चला गया। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने एक मीटिंग बुलाई। अब कॉन्ट्रैक्टर, आजकल कॉन्ट्रैक्टर कोई इंडिविजुअल नहीं होता, कंपनी होती है। डीएलएफ कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कॉन्ट्रैक्टर से, एग्जांपल के लिए मान लीजिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें सारे शेयर होल्डर्स आए। उन्होंने शेयर होल्डर को अनाउंस किया कि कांग्रेचुलेशंस, हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है 10 करोड़ रुपए का, और हमें उम्मीद है इस कॉन्ट्रैक्ट से हम शायद 3 करोड़ तक का प्रॉफिट कमा पाए। मैंने एक अंदाजा लगाया था कि 7 करोड़ का एक्सपेंस आ जाएगा और 3 करोड़ रुपए तक का हमें प्रॉफिट हो सकता है। शेयर होल्डर वेरी हैप्पी, शेयर होल्डर वेरी हैप्पी, वाओ कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये तो अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट आखिरकार शेयर होल्डर का प्रॉफिट ही होता है, आखिरकार कंपनी के असली मालिक तो शेयर होल्डर ही होते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश तो शेयर होल्डर ही होंगे। लेकिन एक शेयर होल्डर ने एक क्वेश्चन पूछा, बोला सर मेरा एक क्वेश्चन है। कंपनी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन है बताइए। वो तो ठीक है सर कि आप जो है वो 3 करोड़ प्रॉफिट कमाएंगे, वो तो, लेकिन ये प्रॉफिट तो अब 4 साल बाद आएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल बाद कंप्लीट होगा, तो 4 साल के बाद की ही बात कर रहा हूं। शेयर होल्डर ने बोला ये बताइए इस साल का प्रॉफिट क्या होगा, इस साल के एंड में प्रॉफिट कितना होगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा इस साल के एंड में प्रॉफिट कितना होगा ये मैं कैसे बता सकता हूं, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी तो प्रॉफिट निकाला जाएगा। बोला नहीं सर वो तो बात ठीक है आपकी कि प्रॉफिट तब निकलता है जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, लेकिन आखिरकार हमें इस साल भी तो प्रॉफिट निकालना है, इस साल की 31 मार्च को अकाउंट्स भी तो क्लोज कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस साल के एंड में प्रॉफिट कितना बन जाएगा जो हमें बटेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड की तरह बांटा जाएगा, वो हमें बटेगा फिर डिविडेंड के तौर पे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम एन इनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इस साल के एंड में तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनकंप्लीट होगा, अभी थोड़ा सा शुरू हुआ होगा, हो सकता है 20% हुआ हो सकता है 25% कंप्लीट हुआ हो, आखिरकार मैं इस साल के एंड में प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूं। शेयर होल्डर ने कहा यह क्या बात हुई, प्रॉफिट तो आपको इस साल निकालना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हर साल निकालना पड़ता है, आखिरकार हमारी कंपनी को अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी तो पूरी करनी है। क्या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये कह देंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 4 साल बाद आएगा, हम टैक्स 4 साल बाद भरेंगे? ऐसे नहीं होता। आखिरकार कंपनी लॉस के, अकाउंटेंसी के कुछ अपने भी रूल्स हैं, कुछ अपने प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कुछ भी हो अकाउंट्स तो हर साल क्लोज करने ही पड़ते हैं। अकाउंट्स आर मैंडेटरी टू क्लोज एवरी ईयर, आपको प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। आप ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये आपकी समस्या है। कॉन्ट्रैक्ट शेयर होल्डर ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि देखिए हम समझ सकते हैं कि प्रॉफिट अभी कॉन्ट्रैक्ट इनकंप्लीट है, पर यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि इस साल कोई प्रॉफिट नहीं निकाला जाएगा, प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे ये आपने सोचना है। अब कॉन्ट्रैक्टर सोचने लग गया
कि भाई प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, शेयर होल्डरों को तो प्रॉफिट की आग लगी है, जल्दी जल्दी पैसा आए, डिविडेंड के रूप में आए। कॉन्ट्रैक्टर सोचने लग गया मैं क्या करूं। कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनिए, कॉन्ट्रैक्टर बोला ठीक है, इस साल के एंड में प्रॉफिट चाहिए ना, मैं निकालूंगा। इस साल के एंड में प्रॉफिट चाहिए, मैं निकालूंगा। मैं इस साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बनाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, याद रखना। कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं पता ये क्या चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर अपने घर बैठा है, क्यों? वो 10 करोड़ की बात करके अपने घर चला गया। सारा काम कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा और इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैं इस साल के होने वाले सारे खर्चे लिख दूंगा। इस साल हमने साइट पर कितना मटेरियल भेजा, इस साल कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, इस साल कितनी हमने लोगों को लेबर दी, वेजेस दी, इस साल कितने हमारे ओवरहेड्स खर्चे हुए, कितने मिसलिनियस एक्सपेंसेस खर्चे हुए, इस साल के सारे खर्चे मैं एक तरफ लिख दूंगा। पर कॉन्ट्रैक्टर परेशान इस बात को लेकर है कि मैं इनकम साइड में क्या लिखूं, क्योंकि इनकम तो अभी हुई ही नहीं। साल के एंड में यह कहना कि मेरी इनकम कितनी हो गई, यह सबसे टफ काम है। सर देखिए, एक दफा कॉन्ट्रैक्टर ये सोच सकता है कि मेरा मटेरियल का इस साल का इतना खर्चा हुआ, लेबर का इतना खर्चा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इतना खर्चा हुआ, अदर एक्सपेंसेस इतने खर्चे हुए। यस, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर खर्चों का हिसाब तो फिर भी लगा सकता है, लेकिन वो इनकम का हिसाब कैसे लगाए? और इनकम की जगह पर नाम क्या लिखे? क्या लिखे? बाय इनकम। इनकम तो हुई नहीं। इनकम तो तभी होगी ना जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए सर, स्टूडेंट कहता जी उसने 1 साल काम कर दिया तो 1/4 इनकम मान लो। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल काम हो गया तो 4 साल में से 1 साल काम हो गया, आप 2.5 करोड़ इनकम मान लो। सर इस बारे में अगर हम बात अभी करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे कोई इनकम नहीं मानी जाती। देखिए सर, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा घर है और इस घर में 4 कमरे हैं। मैंने एक व्हाइट वॉश वाले को बुलाया, पेंट वाले को बुलाया, पेंटर को बुलाया। मैंने कहा यार मेरे घर में 4 रूम है, तुम्हें चारों रूम को पेंट करना है, बताओ पूरे घर को पेंट करने के कितने रुपए लोगे? उसने पूरा घर देखा, बोला जी मैं इसके 2000 रुपए लूंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझसे 2000 रुपए ले लो और ये 4 कमरे पेंट कर दो, मेरा घर पेंट कर दो। सर उसने एक कमरा पेंट किया। अब वो मन में सोच रहा है मेरी 500 रुपए इनकम हो गई। भाई पूरे घर के मुझे 2000 मिलने हैं तो एक कमरे के 500 हो गए। आप बताइए क्या यह कहना सही है कि उसकी 500 रुपए इनकम हो गई? भाई जब तक वो मेरा पूरा घर पेंट नहीं करेगा मैं उसे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। हां हो सकता है मैं एडवांस के तौर पे उसे कुछ दे दूं, लेकिन वो एक तरह से मैंने एडवांस दिए हैं, एक तरह से उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता कोई पैसा देना नहीं बनता, कोई पैसा लेना नहीं बनता। भाई सीधी सी बात है, काम पूरा करोगे पैसे पूरे मिलेंगे, काम बीच में छोड़ दोगे 1 रुपया नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। भाई मैंने अपना घर पेंट करने के लिए बुलवाया है, आप एक कमरा पेंट करके चलते बनो, भी मेरे 1/4 पैसे दे दो। आपके घर में 4 कमरे थे, मैंने एक कमरा पेंट कर दिया, मेरे 500 रुपए दो, मैं चलता हूं, आप बाकी 3 कमरे किसी और से करवा लेना। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बिजनेस नहीं होता। बिजनेस के अंदर डील होती है, वो डील या तो पूरी होती है या पूरी नहीं होती है। आधी अधूरी डील नहीं होती है। भाई या तो सारा काम करो पूरे पैसे लो या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर इस बात को समझता है कि इनकम लिखना सही नहीं है। अगर मैं ये कह भी दूं मैंने इतने % काम कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर मुझे उतने % पैसे दे भी दे, तो भी ये कहना कि मेरी इतनी इनकम हो गई ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता मिले हुए पैसों को इनकम कहना गलत है, मिले हुए पैसों को इनकम वर्ड यूज करना गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आखिरकार आप इस पैसे को इनकम कैसे कह सकते हो? कॉन्ट्रैक्टर सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूं, आखिरकार अब मैं इस जगह पे क्या नाम दूं? भाई प्रॉफिट निकालने के लिए, इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इस साइड इनकम तो चाहिए, पर इनकम वर्ड कहां से लेके आए? और अगर इनकम ना कहें तो क्या कहें? और कितने पैसों को इनकम की तरह माना जाए? यह क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टर के माइंड में घूमने लग गया। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया अब वो सुनिए, आगे की कहानी सुनिए। कॉन्ट्रैक्टर साइट पे गया जहां पे काम चल रहा था। उसने देखा मेरे लेबर, मेरे लोग काम कर रहे हैं और काफी काम चल रहा है, काफी काम चल रहा है।
और काम देख के आया, अरे यार इतना तैयार भी हो गया है, ये भी तैयार हो गया है। वो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचा। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा देखिए सर, काम काफी हद तक हो गया है, हमने लगभग 30% काम कर दिया है। तो क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का हुआ था, 30% काम हो गया है, आप हमें 30% पैसे दे दो, यानी कि 10 करोड़ के 3 करोड़ दे दो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा वो तो ठीक है, 30% काम हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन ये काम वाकई में ही 30% हो गया है, मैं ये भी देखना चाहूंगा। देखिए सर, कॉन्ट्रैक्टर लोग बड़े चालाक होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने 10 माला बिल्डिंग बनाने के लिए मिली है कॉन्ट्रैक्टर को। आप उसकी साइट पे जाइए, आप देखेंगे अभी एक फ्लोर भी नहीं बना, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि 30% काम हो गया है। आप बोलते हैं ये कैसे होगा 30%, अभी तो आपने एक फ्लोर भी नहीं बनाया। वो कहता है देखिए जी, मेन काम तो जमीन की खुदाई था, मेन काम तो नींव डालना था, मेन काम जमीन खोदना था, वो हमने कर दिया। बिल्डिंग खड़ी करने में कोई टाइम थोड़ी लगता है, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, मुश्किल काम पहले हम कर चुके हैं। तो सर दिखने में आपको कोई फ्लोर नहीं लग रहा, लेकिन लगभग 30% काम हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग तो हमेशा यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा काम हो गया है ये बताया जाए, ताकि कॉन्ट्रैक्टी से ज्यादा पैसे मिल जाए। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्टी भी तो समझदार लोग हैं, वो ऐसे कैसे पैसे दे देंगे। कॉन्ट्रैक्टी ने एक बंदे को हायर किया, एक एक्सपर्ट हायर किया, इंजीनियर को, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसने इस इंजीनियर को बुलाया और बोला देख, मेरा काम चल रहा है एक साइट पर, तू उस साइट पे जा और देख के आ कॉन्ट्रैक्टर ने काम कितना कर दिया है। इंजीनियर बोला ठीक है जी, मैं देख के आऊंगा कॉन्ट्रैक्टर ने काम कितना कर दिया है और मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में काम कितना हुआ है। इंजीनियर उस साइट पे गया, उसने पूरा काम देखा, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और आके कॉन्ट्रैक्टी को बताया कि काम सिर्फ 25% हुआ है, 30% नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्टी झूठ बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोल रहा है कि मैंने 30% काम कर दिया है, काम तो अभी 25% हुआ है, 30% तो नहीं हुआ है। और मैं इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बना के दूंगा, जिसे इंजीनियर सर्टिफिकेट या आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, जो वो ये लिख कर देगा कि जो वर्क डन हो चुका है वो 25% डन हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और बोला देख भाई, 30% तो नहीं, लेकिन काम 25% तो हो गया है और इसके अकॉर्डिंग हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है जी, चलिए 25% काम ही सही, हमने 25% काम कर दिया है, आप एक काम करिए, 25% के 2.5 करोड़ बनते हैं। देखिए 100% काम करने के 10 करोड़ है, 25% काम करने के 2.5 करोड़ है, आप हमें 2.5 करोड़ रुपए दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है, पर मैं तुम्हें 2.5 करोड़ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 2 करोड़ 30 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख रुपए इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर के रोक लिए। उसने बोला बनते तो मैंने 2.5 करोड़ है, नो डाउट तुमने 25% काम कर दिया है, तुम्हारा 2.5 करोड़ उसके अकॉर्डिंगली बन भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2 करोड़ 30 लाख दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी अब 20 लाख आप बिना बात के क्यों रोक रहे हो। बोलो देखो ऐसा होता है, हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तुमने 25% काम किया, तुम्हें 25% काम के पैसे मिल गए, तुम कल से नहीं आए तो फिर क्या होगा भाई। तुमने जितना काम किया, तुम्हें उतने काम के अगर पैसे मिल गए तो तुम कल से क्यों आओगे, तुम तो कल से आना बंद कर दोगे, हमारे लिए तो एक मुसीबत हो जाएगी। अगर हम आपके कुछ पैसे रोक लेंगे तो उस पैसों के लालच में आप ये काम बीच में नहीं छोड़ोगे। सर देखिए, ये इतना जनरल कंसेप्ट है जो आप अपनी लाइफ में नॉर्मली देखते हैं। जो लोग एम्प्लॉइज होते हैं और वो एम्प्लॉयर के यहां जॉब करते हैं, उनकी सैलरी 1 तारीख को नहीं 7 तारीख को मिलती है, सो दैट एम्प्लॉयर इंश्योर रहे कि ये 7 दिन काम करने के बाद अब बीच में तो नहीं छोड़ेगा। या तो पहले बताएगा कि मैं इस महीने काम करूंगा, मेरे पैसे 30 को दे देना, वो मेरा आखिरी दिन होगा। बिना बताए छोड़ेगा तो ये 7 दिन के पैसे गवा लेगा। इसलिए जनरली जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉय को भी सैलरी 1 तारीख को नहीं 4, 5 या 7 अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं। वो सिर्फ कुछ पैसे रोक के रखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय ये ना सोचे कि जितना काम किया उतने पैसे मिल गए, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, बस ये रीजन होता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी हमारा बिजनेस तो बहुत ही रिस्की है, हमारा काम तो बहुत ही रिस्की है, हम आपको भला पूरे पैसे कैसे दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए और जिस 20 लाख रुपए को पे नहीं किया गया उसे कहते हैं रिटेंशन मनी। वो मनी जो रिटेन कर ली गई, रिटेंशन कर ली गई, यानी कि रोक ली गई। टेक्निकली हम इसे वर्ड यूज करते हैं रिटेंशन मनी। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वापस आया, उसने बोला देखो ये जो मुझे 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसे इनकम कहना तो गलत है, भले 2 करोड़ 30 लाख मिले लेकिन बनते तो 2.5 करोड़ है।
बनते तो 2.5 करोड़ है। ये जो मेरे 2.5 करोड़ रुपए हैं, इसे इनकम कहना तो गलत है। इसके लिए एक नया नाम सोचा गया, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इन दो बातों में क्या लिखा आप छोड़िए एक बार, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक नया नाम डिसाइड किया गया जिसका रखा गया बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक तरह से इनकम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे जरूर, लेकिन वो इनकम नहीं है। इनकम तभी होगी जब सारे पैसे मिल जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर ने परेशान कर रखा है कि इस साल का प्रॉफिट निकालो, उसके लिए एक बार तो किसी अमाउंट को इनकम मानना ही पड़ेगा। तो इनकम वर्ड ना यूज कर वर्क इन प्रोग्रेस नाम का वर्ड यूज किया गया, एक रिलायबल वर्ड यूज किया गया। इनकम थोड़ा सा अजीब वर्ड है, क्योंकि इनकम है नहीं और आप इनकम लिखोगे तो सही नहीं लगता। तो इन्होंने बोला बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड लिखते हैं, यह भी एक तरह से इनकम को डिनोट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि अब प्रॉफिट निकालना आसान है, अब प्रॉफिट निकालना आसान है। शेयर होल्डर ने फिर क्वेश्चन पूछा, वो आप इस साल का प्रॉफिट निकालने वाले थे, कुछ निकाला या नहीं निकाला? हमने आपसे बोला था कि इस साल आपको प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा, हर साल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है। कुछ हुआ या नहीं हुआ उसका? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट डोंट वरी, हमने आपके लिए प्रॉफिट निकाल लिया है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा हमने आपके लिए प्रॉफिट निकाल लिया है। हमने ये माना है कि इस साल तक जो हम काम कर चुके हैं वहां हमारे 2.5 करोड़ रुपए बन चुके हैं। हम इनकम नहीं बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए हमारे बन चुके हैं। 2 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है इस साल। अगर मैं बोलूं मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है, एक्सपेंसेस लगा है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस लगा है, व्हाटएवर जो भी खर्चे हुए हैं वो सब मिलाकर 2 करोड़ के हुए हैं। तो 50 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ है। इस साल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमारे का जो प्रॉफिट हुआ है वो 50 लाख का हुआ है। ऑल शेयर होल्डर्स आर वेरी हैप्पी, सब शेयर होल्डर बड़े खुश है। वाओ, 50 लाख का प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट पे, इस साल का प्रॉफिट 50 लाख का। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कहा इतना खुश होने की बात नहीं है, ये प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट है। ये सारा प्रॉफिट आप लोगों में बंटने वाला नहीं है। मैं बता दूं, ऐसा मत सोचिए कि जितना प्रॉफिट हमने कमाया है 50 लाख ये आप लोगों में बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नोशनल प्रॉफिट है। शेयर होल्डर ने बोला नोशनल प्रॉफिट मतलब, बोले ये तो हमने मान लिया है 50 लाख का प्रॉफिट है। सच में थोड़ी हुआ है, क्या पता फ्यूचर में क्या होगा। अगले साल हम जब इतना ही काम करेंगे तो क्या इतने ही खर्चे आएंगे? कोई जरूरी है? सर कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस, बिल्डिंग्स का बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस होते हैं ये दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस होते हैं। क्या पता कल को लॉकडाउन लग जाए, क्या पता कल को कोई कोरोना वायरस जैसी बीमारी आ जाए और साइट पे काम होना बंद हो जाए, लेबर को बिना काम किए पैसे देने पड़ जाए। तो जरूरी थोड़ी है कि हर साल ये प्रॉफिट मेंटेन ही रहेगा, हो सकता है अगले साल लॉस हो जाए। इसलिए इस प्रॉफिट को पूरी तरह से प्रॉफिट मानना सही नहीं है। हम इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटेंगे जरूर, लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट नहीं बांटेंगे। हम इस नोशनल प्रॉफिट के 2 हिस्से करेंगे। कुछ हिस्सा तो प्रॉफिट बांट देंगे शेयर होल्डर में, लेकिन कुछ हिस्से को हम रिजर्व भी रखेंगे। और वो रिजर्व इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी लॉस हो गया तो उस लॉस को भी तो कवर करना है। भगवान ना करे अगर फ्यूचर में कभी लॉस हो गया तो उस लॉस को भी तो कवर करना है। उसके लिए हम एक हिस्सा रिजर्व के नाम का भी रखेंगे। ये रिजर्व कितना रखेंगे और कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, इसके लिए कंपनी नॉर्म्स डिसाइड करेगी, कुछ फॉर्मूलेज बनाएगी, कुछ सिस्टम बनाएगी। एक मोटा मोटा आइडिया दूं, अगर काम बहुत ही कम हुआ है, पहला साल खत्म हो गया लेकिन काम थोड़ा सा ही हुआ है, काम बड़ा कम हुआ है, तो रिजर्व ज्यादा रखा जाएगा, प्रॉफिट कम बांटा जाएगा। अगर काम काफी सारा हो गया है तो रिजर्व कम रखा जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा बांटा जाएगा। काम खत्म हो गया है तो रिजर्व रखा ही नहीं जाएगा, सारा प्रॉफिट बांटा जाएगा। बड़ा सिंपल सिस्टम है, बड़ा से। और काम बिल्कुल ही जरा सा हुआ है तो हो सकता है प्रॉफिट बटे ही ना, सारा का सारा ही रिजर्व रख लिया जाए। तो सर ये एक मतलब कंपनीज ने बेस बनाया कि तरीका कुछ ऐसा रखेंगे कि जो हमारा एक नोशनल प्रॉफिट हुआ है, एक ऐसे ही मन घड़ंत प्रॉफिट हुआ है, अपनी तरफ से हमने मान लिया है कि प्रॉफिट हो गया है, हमने ऐसे ही वो 25% काम हो गया, हमने 2.5 करोड़ को इनकम मान लिया, खर्चे देख लिए, प्रॉफिट मान लिया। ये सब आर्टिफिशियल है, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता पिक्चर बिल्कुल सामने क्लियर नहीं है। पिक्चर तभी क्लियर होगी जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, शेयर होल्डर की डिमांड है, काम तो करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। इनकम टैक्स की डिमांड है, अदर लॉस की डिमांड है कि प्रॉफिट तो हर साल कैलकुलेट करना ही पड़ता है।
अकाउंट्स तो हर साल क्लोज करने ही पड़ते हैं, तो एक नोशनल प्रॉफिट को निकाल लिया गया। लेकिन फिर से बोल दिया गया कि इस नोशनल प्रॉफिट को नोशनल इसलिए बोला गया है कि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। काम कितना हुआ है इसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि मतलब कितने % काम कंप्लीट हो गया, इसको मेन बेस रखा जाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि कितने पोर्शन को रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए और कितने % प्रॉफिट को एक्चुअल में प्रॉफिट बांट दिया जाए। पढ़ेंगे। तो प्लीज टेल मी द स्टोरी इज क्लियर और नॉट क्लियर। आप बताइए प्लीज, आप लोगों को स्टोरी क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप आप लोगों को स्टोरी पूरी क्लियर हो गई है। मैंने पूरी कहानी अपनी तरफ से सुना दी है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, उसे हर साल प्रॉफिट निकालना होता है, हर साल अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। ये बड़ी मुश्किल बात होती है उसके लिए। इसके लिए वो अपनी बुक्स में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है जहां पर वो जितने % काम हो गया होता है, जितने % काम आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया होता है, उसको इनकम मानकर एक नोशनल प्रॉफिट निकाल लेता है और उस नोशनल प्रॉफिट को कुछ रिजर्व में रख लिया जाता है और कुछ बांट दिया जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर है पूरा। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप द स्टोरी इज एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ जी, तो अब आपके लिखने का काम शुरू होगा। अभी तक आपको लिखना कुछ भी नहीं था, अब आपको लिखना है। अब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर डिस्कस करूंगा। अब मैं आपके साथ थ्योरेटिकल डिस्कस करूंगा, कंसेप्चुअल अभी भी डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। अब हम वो करेंगे डिस्कस जो आपको लिखना भी है साथ साथ, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पॉइंट नंबर 1। अब एक एक करके आप पॉइंट सुनते जाइए और कंसेप्ट को समझते जाइए। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दोज विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। देखिए सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहां अप्लाई होता है जहां एक लॉन्ग टाइम लगता है। वो लॉन्ग टाइम कितना अभी डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मोर देन 1 ईयर, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम, ब्रिज, बिल्डिंग ऑफ होटल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। तो इन लोगों के, इन चीजों के कंस्ट्रक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। द एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली मोर देन 1 ईयर, बट इट इज मैंडेटरी टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहां अप्लाई होती है जहां कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन 1 ईयर होते हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। देखिए, एक ना सर मैं आपको थोड़ा बताऊं, एक होता है जॉब कॉस्टिंग, एक होता है जॉब कॉस्टिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर, जॉब कॉस्टिंग का मतलब किसी काम को करने के लिए आपको बोला गया, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में तो वही है कि किसी काम को करने के लिए बोला गया। तो जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ पीरियड का ही डिफरेंस होता है। जो जॉब मोर देन 1 ईयर चलनी है उसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कह दिया जाता है। दैट इज वेरी सिंपल। जिस जॉब पर मोर देन 1 ईयर लगना है उसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहा जाता है। जैसे आपको बोला गया कि चेयर बनाओ, आपको चेयर्स बनानी है, तो ये 1 साल से ज्यादा चलने वाला काम नहीं है, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं कहेंगे, इसे हम जॉब कॉस्टिंग ही कह देंगे। लेकिन आपको बोला गया बिल्डिंग बनाओ, अब बिल्डिंग जो है वो 1 साल से ज्यादा चलने वाला काम है, तो इसे जॉब कॉस्टिंग ना कहकर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कह दिया जाएगा। तो मेन डिफरेंस यही है, मेन डिफरेंस यही है। हाँ जी, द एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली मोर देन 1 ईयर, बट इट इज मैंडेटरी टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। हाँ जी सर, आपको स्टोरी तो सारी याद है। अब आपको स्टोरी याद है तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। हाँ जी, तो दिक्कत यह है कि आखिरकार हर साल के एंड में प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। देखिए सर, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है जो 4 साल चलना है, ये पहला साल हो जाएगा, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। लेकिन पहले साल 31 मार्च को इतना सा काम हुआ है, इसके ऊपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम आखिरकार हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम इसीलिए ही पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अगर कोई चीज पढ़ने वाली है, कोई चीज समझने वाली है, तो वो यही है। यकीन मानो, जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म करेंगे ना, उस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की पूरी नॉलेज हो चुकी होगी। उस दिन आप ये रियलाइज करोगे, यार पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक एक्चुअली मुद्दा यही था कि आखिरकार इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट निकाला कैसे जाए, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, इसी बात को लेकर ही पूरा चैप्टर बना हुआ है। मेन प्रॉब्लम, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल इनकम्प्लीट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आखिरकार प्रॉफिट निकाला कैसे जाए।
In order to compute profit on contract at the end of every year, an account is prepared in the books of contractor, which is called contract account. अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है. ये लाइन अब मुझे याद नहीं करवानी आपको. ये लाइन आप समझ चुके हो कि हमें मालूम है आखिरकार ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा. कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा और उसमें वो प्रॉफिट निकालेगा. ओके, डन. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट थोड़ा सा अलग है, हमारी स्टोरी में नहीं था, क्योंकि स्टोरी को पूरी तरह से वाइड करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये पॉइंट कोई खास पॉइंट नहीं, समझ जाएंगे आप. थर्ड पॉइंट ये है, ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट अकाउंट. सर देखिए, जो कंपनी है, डीएलएफ कंपनी है, क्या उसे एक ही बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा? नहीं सर, उसे तो बिल्डिंग का भी मिला होगा, रोड का भी मिला होगा, डैम का भी मिला होगा, ब्रिज का भी मिला होगा, 4 और बिल्डिंग के मिले होंगे. तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, क्या वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा? बिल्कुल नहीं. ईच कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ सेपरेट अकाउंट. हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा. हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा. हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से प्रॉफिट या लॉस निकाला जाएगा और कंपनी अपना एक जर्नल पीएनएल भी बनाएगी, कंपनी का पीएनएल बनाएगी और हर कॉन्ट्रैक्ट में से प्रॉफिट या लॉस उस पीएनएल में ट्रांसफर करेगी और बाद में देखेगी कि फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. इससे कंपनी को 2 फायदे होंगे. एक तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जान पाएगी और दूसरा कंपनी यह भी जान पाएगी किस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हुआ और किस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस हुआ. देखिए, कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ही कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ईच सच कॉन्ट्रैक्ट. तो सर, कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए, तो सो दैट वो जान सके कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है. प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ईच कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, इसके लिए बिजनेस का एक अलग पीएनएल बनाया जाता है जहां हर कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर किया जाएगा. एग्जांपल, डीएलएफ कंस्ट्रक्शन कंपनी 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3. उनको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए हैं. एक्सपेंसेस इनकम, एक्सपेंसेस इनकम, एक्सपेंसेस इनकम. हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 से उन्हें प्रॉफिट हुआ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 से उन्हें लॉस हुआ हो, 3 से फिर प्रॉफिट हुआ हो. तो कंपनी क्या करेगी, एक जनरल पीएनएल बनाएगी. 1 से होने वाला प्रॉफिट यहां ट्रांसफर कर देगी, 2 से होने वाला लॉस यहां ट्रांसफर कर देगी, 3 से होने वाला प्रॉफिट यहां ट्रांसफर कर देगी और कंपनी एक ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस भी निकाल पाएगी. तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट है कि ईच कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाना है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट आप समझते हैं, अकाउंटेंसी की 11th क्लास. ओह माय गॉड, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर आप हमसे. नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है और जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो या तो प्रॉफिट होती है या लॉस होती है. सिंपल. तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनेगा जहां ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड इन्वेंट्रीज आर टू बी क्रेडिटेड. वो क्लोजिंग स्टॉक, आपको याद होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं, वो इनकम नहीं होती, स्टॉक होता है. अब यहां पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है. ये तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जहां एक्सपेंडिचर को डेबिट किया जाएगा और इनकम को क्रेडिट किया जाएगा. सिर्फ देखिए, कंपनी ने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए कुछ खर्चा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ए में डेबिट होगा, लेकिन कुछ खर्चा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बी में डेबिट होगा. कोई खर्चा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट सी के लिए किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट सी में डेबिट होगा. भाई आखिरकार किस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट हुआ है, किस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस हुआ है, ये भी तो जानना है. और अगर ये जानना है तो जिस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए. लेकिन कंपनी के कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होते. जैसे कंपनी ने शेयर होल्डर की मीटिंग बुला ली, इसके ऊपर उनका खर्चा हो गया. अब बताइए, शेयर होल्डर के साथ जो डिस्कशन होगी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर होगी कि हमारे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इतना ये है, इतना वो है. आखिरकार उस मीटिंग में हुए खर्चे को किस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया जाए, ये क्वेश्चन आ गया. ऐसा खर्चा जो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, उस खर्चे को हम आखिरकार किस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करें, ये बड़ा क्वेश्चन था. तो सोचा ये गया कि जो खर्चा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का है वो तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और जो कॉमन खर्चा है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है उसे वो कंपनी का जो जर्नल पीएनएल बन रहा है ना,
अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो कंपनी का जनरल P&L बन रहा है उसमें डेबिट कर दिया जाएगा। तो देखिए मैंने यहां लिखा एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक्सपेंसेस ए, ये है एक्सपेंसेस ए और ये एक्सपेंसेस ए रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ए है, तो सर इट शुड बी डेबिटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ए। एक्सपेंसेस एक्स, मान लो कोई एक्सपेंसेस एक्स है लेकिन ये रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बी है, तो इट शुड बी डेबिटेड इन कॉन्ट्रैक्ट बी। एक्सपेंसेस वाई नॉट रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये एक कॉमन एक्सपेंडिचर है, तो ये जाएगा डेबिटेड इन जनरल P&L अकाउंट ऑफ द बिजनेस। जनरल P&L अकाउंट ऑफ द बिजनेस। प्लीज टेल मी ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इनकम अराइजिंग ऑन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। हाँ जी, कह रहे देखिए जी खर्चों को तो डेबिट किया जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चों को डेबिट किया जाएगा, इनकम को क्रेडिट किया जाएगा। लिख तो इन्होंने दिया कि इनकम को क्रेडिट किया जाएगा, थोड़ी देर बाद ये खुद ही कह देंगे ये इनकम नहीं है, इनकम की तरह है, इसे इनकम नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकम वर्ड सही नहीं है, इसलिए इन्होंने खुद ही लिख दिया कि जो क्रेडिट साइड है वहां पर इनकम वर्ड नहीं होगा, वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन ये था कि आखिर इसका नाम वर्क इन प्रोग्रेस क्यों रखा, तो और क्या रखे आप बता दो। अरे जब काम चल रहा है और काम खत्म नहीं हुआ है और जितना काम आपने कर दिया उतने को आप इनकम मान रहे हो, तो वर्क इन प्रोग्रेस ही बेस्ट आंसर है, वर्क इन प्रोग्रेस ही बेस्ट आंसर है। हालांकि वर्क इन प्रोग्रेस को दो एक्स्ट्रा पार्ट में बांटा गया है, एक वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब हमें यह डिस्कस करना है कि वर्क इन प्रोग्रेस के ये जो दो हिस्से हैं, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और एक कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये क्या है। ये बातें हमने स्टोरी में डिस्कस नहीं की, राइट, ये बातें हमने स्टोरी में डिस्कस नहीं की, ये बात अब हम यहां डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था स्टोरी में मैं कितना कुछ डिस्कस करता, आखिरकार मैंने एक कहानी तो बनाई थी पूरी पूरी लेकर, जितनी बना सकता था, बाकी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो सर वर्क इन प्रोग्रेस इज जस्ट लाइक एन इनकम, बट इसमें दो वर्ड है, आप पहले समझिए। एक वर्ड लिखा है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और दूसरा लिखा है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। पहले हम एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं वैल्यू क्यों लिखा है और कॉस्ट क्यों लिखा है, ये दो बातें डिस्कस करते हैं। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, ये तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, पर पहले हम वैल्यू और कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। सर अगर आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट याद हो 11th क्लास वाला, स्टूडेंट कहता जी वो तो मुझे याद है, क्वेश्चन मत पूछना उसमें से, वैसे मुझे याद है, मैंने कहा पूछूंगा नहीं। सर वहां हम एक लिखते हैं सेल्स और एक हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर, दो बातें लिखते हैं हम, एक सेल लिखते हैं एक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। सेल के अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट जुड़ा होता है नहीं होता, बताइए। सेल के अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट जुड़ा होता होगा या नहीं होता होगा? होता है, हर सेल में प्रॉफिट होता है। और क्लोजिंग स्टॉक में नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक तो वो माल है जो बिका नहीं, और जो बिका ही नहीं उसमें प्रॉफिट क्यों जोड़ा जाए, उसमें प्रॉफिट क्यों जोड़ा जाए। क्लोजिंग स्टॉक जनरली कॉस्ट पर होता है, कॉस्ट पर। बहुत बढ़िया आंसर। सेम यहां पर है, जो वर्क सर्टिफाइड हो गया, जिसे इंजीनियर ने कह दिया कि हां इतने % काम तो हुआ है, हां इतने % तो काम हुआ है, जिस वर्क को सर्टिफाई कर दिया गया, जिसको आर्किटेक्ट आकर सर्टिफिकेट दे गया कि यस 25% काम तो हुआ है, इस आदमी के 10 करोड़ रुपए देने बनते हैं, 2.5 करोड़ तो इसके बनते हैं। इसका मतलब इंजीनियर ने जो सर्टिफाई किया, हमने उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट को जोड़ के रखा है। बिल्कुल सर, 10 करोड़ के अंदर प्रॉफिट भी तो है, जो 10 करोड़ की फिगर थी वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, उसके अंदर प्रॉफिट भी तो है, तो उसके अंदर हमने जोड़ के रखा है वो एलिमेंट, तो इसलिए वर्ड वैल्यू लिखा गया है। इसको सेल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, इसको सेल की तरह रिप्रेजेंट किया गया। इतना काम हो गया है, इतने पैसे आपके बन गए हैं, ये इनकम नहीं है। इनकम तो तभी बनेगी जब फाइनल काम हो जाएगा, लेकिन आप इसे इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप इसे इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हो। तभी तो हम इसे बाय इनकम नहीं लिखते, बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं। और ये वर्क अनसर्टिफाइड क्या है फिर, और ये कॉस्ट पे है, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह है क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह है क्या, और ये क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी है। इसके बारे में हमें बात करनी है कि ये क्या है और क्या नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ना सर। प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन
टिल द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। जितना काम हो गया उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जितना काम हो गया, मैंने ये नहीं लिखा जितना काम सर्टिफाई हो गया, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा है जितना काम हो गया उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। उसमें से जितना काम आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया वो वर्क सर्टिफाइड है, और जो काम आर्किटेक्ट ने नहीं माना वो वर्क अनसर्टिफाइड है। प्लीज देखना, अभी समझाऊंगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन, वर्क डन का मतलब है जितना काम हो गया, जितना, हिंदी में लिख रहा हूं, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में लिख लो, बोल देता हूं क्या लिखा है। जितना काम हो गया, जितना काम हो गया है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज वेल एज वर्क अनसर्टिफाइड। सही बात है, ये जो है आपका काम हुआ है ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों कंसिस्ट करते हैं। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है सर? वर्क सर्टिफाइड होता है हाउ मच वर्क डन एज वेल एज सर्टिफाइड, हाउ मच वर्क डन एज वेल एज सर्टिफाइड, जितना वर्क डन भी हुआ है साथ में सर्टिफाइड भी हुआ है। एन एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट कह लो या सिविल इंजीनियर कह लो, इशू अ सर्टिफिकेट आफ्टर फिजिकली वेरीफाइंग। याद आपको स्टोरी, वो इंजीनियर देखने गया था वहां पे कि कितना काम हुआ है। एन एक्सपर्ट इशू अ सर्टिफिकेट आफ्टर फिजिकली वेरीफाइंग द साइट इन विच ही मेंशन, उस सर्टिफिकेट में मेंशन करेगा हाउ मच वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कितना कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया है। दिस इज नोन एज वर्क सर्टिफाइड, दिस इज नोन एज वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्टर ने तो ज्यादा काम किया है, लेकिन इंजीनियर कहता है नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैंने 30% काम कर दिया है, इंजीनियर कहता है नहीं नहीं 25% काम हुआ है। तो काम तो 30% हुआ हो सकता है, लेकिन उसमें से सर्टिफाइड 25 हुआ है, बाकी 5% अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ, वो अनसर्टिफाइड है। 1 मिनट के लिए आप इतना मान सकते हैं, अभी कहानी पूरी सुनाऊंगा, चिंता मत करना। जो मैंने बोला है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, वो पूरी तरह से करेक्ट करूंगा अभी मैं। क्वेश्चन है ये, कौन हायर करेगा एक्सपर्ट? इट इज जनरली हायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल दिखा दूं आपको। एग्जाम्पल, मान लीजिए 25% काम डन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 करोड़ था, तो वर्क सर्टिफाइड आ गया 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ काम हो गया। वो अलग बात है कि कॉन्ट्रैक्टी भले ही आपको 2 करोड़ 30 लाख दे, वो अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से काम 2.5 करोड़ का हो गया है। ओके, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। इसको एक बार छोड़ दो, मैं यहां पे समझाऊंगा नेक्स्ट पे फिर वापस लेके आऊंगा यहां पे। वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है सर? देखिए, मान लीजिए आपका साल 1 जनवरी 2018 को शुरू होता है, ये साल खत्म होएगा 31 दिसंबर 2018, ठीक है। काम शुरू हो चुका है यहीं पे, 1 जनवरी से काम शुरू हो चुका है, काम चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना आर्किटेक्ट भेजा ये चेक करने के लिए काम कितना हो गया है। ये जरूरी नहीं है कि आर्किटेक्ट हमेशा साल के आखिरी दिन ही चेक करने आए। आखिरकार आर्किटेक्ट भी बिजी आदमी है, उसके पास और बड़े सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जहां वो ये चेक करने आता है कि कितना काम हो चुका है। तो आर्किटेक्ट यहां पर सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनना। आर्किटेक्ट यहां पर 30 सितंबर को आता है, 30 सितंबर 18 को आता है, या 30 अक्टूबर को लिखते हैं, 30 अक्टूबर को आता है, 30 अक्टूबर 18 को आता है, ठीक है। और वो ये सर्टिफाई करता है कि अब तक जो काम हो चुका है वो 25% हो चुका है, वो 25% हो चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर भी कहता है देखिए भाई काम इतना हुआ है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या कॉन्ट्रैक्टर काम करना बंद कर देगा? अब आगे काम नहीं करेगा? वो तो करता रहेगा। लेबर यहां पर तो काम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, 31 दिसंबर तक तो काम चलता ही रहेगा। जब आप 31 दिसंबर को अकाउंट बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे 31 दिसंबर को, तो यहां तक का काम तो वो सर्टिफाई कर गया, यहां तक का काम तो वो सर्टिफाई कर गया, इसको तो आपने नाम दे दिया वर्क सर्टिफाइड। पर क्वेश्चन है, क्या ये खर्चे जो हुए हैं 31 दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर में 2 महीने के जो खर्चे हुए हैं, क्या ये खर्चे हुए नहीं है? सर बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। सुनो अब क्या होगा।
मान लो यहां आपने 10, यहां तक आपने 40 लाख खर्चे कर दिए और यहां आपने 10 लाख खर्चा किया, तो आप तो 31 दिसंबर को अगर अकाउंट बनाओगे तो आप तो पूरे खर्चे लिखोगे, टू एक्सपेंसेस, 40 लाख भी लिखोगे, 10 लाख भी लिखोगे, सही बात है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टी है वो इन्हीं खर्चों को सर्टिफाई मानता है, 40 लाख वालों को, और वो जो बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आएगा वो इन्हीं के कंटेक्स्ट में निकालेगा कि भाई इतने % काम हुआ है तो मैं तो इतने पैसे दूंगा। इसका मतलब इन खर्चों को 10 लाख को यहां लिखा तो गया, पर इसके कंटेक्स्ट में इनकम यहां नहीं लिखी गई, या डीम्ड इनकम, नोशनल इनकम, कुछ ही मान लो आप, वो यहां नहीं लिखी गई। मैं सही बोल रहा हूं? मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। सर आपने साल के एंड तक 50 लाख खर्चे किए, अभी आप तो पूरा साल काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आपने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके देना, आप तो काम करते रहोगे, खर्चे करते गए, खर्चे करते गए, आप करते गए, आप तो साल के एंड तक 50 लाख खर्चे कर चुके हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी का जो इंजीनियर था वो 31 अक्टूबर को आया था, उसने जो सर्टिफाई किया है वो यहीं तक किया है, और जो कॉन्ट्रैक्टी ने आपको पैसे दिए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग दिए हैं। यानी कि ये खर्चे जो 10 लाख रुपए के हैं वो डेबिट तो हैं, लेकिन उसके कंटेक्स्ट में इनकम कंसीडर नहीं की जा रही अभी तक, तो फिर इन्हें इनकम क्यों माना जाए? फिर तो जो नोशनल प्रॉफिट आएगा वो और भी गलत आएगा, क्योंकि ये खर्चे तो हैं, इनके कंटेक्स्ट में तो बात ही नहीं हुई। तो क्या किया जाए? इसको यहां से हटा दिया जाए? ये तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसे अगर आपने यहां से हटाया तो आपके नंबर कट जाएंगे। अकाउंटेंसी में ऐसे थोड़ी होता है, आपको तो 31 दिसंबर तक के सारे खर्चे लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अकाउंट 31 दिसंबर को बना रहे हो। इसका तरीका यह होता है कि जिन खर्चों को कंसीडर नहीं किया जा रहा उसे अकाउंट्स में सेट ऑफ करने के लिए इधर लिख दिया जाता है, बराबर हो जाएगी। जब आप इधर भी लिख दोगे, इधर लिख दोगे, बात कट जाएगी एक तरह से। तो यहां किस नाम से लिखें? यहां लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये वो वर्क है जो सर्टिफाई नहीं हुआ, दैट इज बाय कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसमें एलिमेंट नहीं है इनकम का, इसलिए इसे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। और सुनो बड़े ध्यान से बात, सर ये मानिए 40 लाख तक का काम हो चुका है सर्टिफाई, ये जो 10 लाख रुपए आपने खर्च किए ना, ये दीवारें खड़ी कर दी आपने। ये एक तरह से आपके उसकी साइड पर आपकी दीवारें खड़ी है, उसकी जमीन पर आपकी दीवारें खड़ी है। आखिरकार मटेरियल तो आपका है, लेबर तो आपकी है, दीवारें आपकी हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि ये काम हुआ है, या उसके मान जाने के बाद ये काम हुआ है। अभी ये काम सर्टिफाई हुआ नहीं है अभी तक, तो ये वर्क अनसर्टिफाई है, वो दीवारें। जब तक सर्टिफाई नहीं होगा उसे इनकम मानना गलत है, तो इसे स्टॉक मानना चाहिए। जब आप इनकम नहीं मानेंगे तो स्टॉक मानेंगे। साल के एंड में उसकी साइड पर हमारी दीवारें खड़ी है 10 लाख की, ये दीवारें हमारे क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए आपको दिखाता हूं, ये देखिए, यहां से देखिए, ये पूरा साल है, यहां तक के काम को वर्क सर्टिफाई किया गया है जब इशू कर गया। उसके बाद जो आप काम करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इनकर्ड बट नॉट सर्टिफाइड। ये वो खर्चा है जो, ये वो कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो इनकर तो हुई है बट सर्टिफाइड नहीं है, बट सर्टिफाइड नहीं है, इसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, और ये क्रेडिट साइड पे आएगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज टेल मी आपको 6th पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। हम जानते हैं जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो P&L में डाला जाएगा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो P&L में डाला जाएगा। हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट 100% कंप्लीट, ऑफ कोर्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले साल 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये बिल्कुल सही नहीं है कि जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट आया है वो सारा उठा के P&L में डाल दिया जाए। हम स्टोरी में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है हम फिर भी शेयर होल्डर की डिमांड पर वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसे हम नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। फिर हम उस पूरे को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालते, उन शेयर होल्डर के लिए P&L नहीं मानते, हम उसमें से कुछ रिजर्व रख लेते हैं। यही बात यहां लिखी गई है। कह रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट नहीं है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू ट्रांसफर द कंप्लीट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू P&L अकाउंट। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप सारा प्रॉफिट P&L में डाल दें। इनफैक्ट इट इज रिकमेंडेड टू ट्रांसफर ओनली अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट इज टू बी क्रिएटेड एज रिजर्व अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस।
जो काम चल रहा है उसके अगेंस्ट कुछ रिजर्व बना लो, कुछ पार्ट पीएनएल में डाल दो, कुछ पार्ट रिजर्व बना लो। कितना पार्ट पीएनएल में डालना है, कितना पार्ट रिजर्व में रखना है, ये हम आपको बताएंगे। ये कंपनी पॉलिसी डिसाइड करती है, और कंपनी डिसाइड नहीं करती है अगर, तो एक जनरल पॉलिसी बनी हुई है, हम उसको फॉलो करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको। और ये जो रिजर्व बनाना ना, इसको आपको जनरल रिजर्व नहीं बनाना, क्योंकि जनरल रिजर्व बनाओगे तो शेयर होल्डर को फिर लगेगा ये तो हमारा ही है। ये रिजर्व आपने स्पेशल रिजर्व बनाना है, रिजर्व अगेंस्ट WIP। कल को कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो यही रिजर्व आपका वहां काम आएगा। जो काम चल रहा है सिर्फ उसी के अगेंस्ट रिजर्व बनाया जाएगा, जो काम चल रहा है सिर्फ उसी के अगेंस्ट रिजर्व बनाया जाएगा। 8th पॉइंट, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी डिसाइड करती है कि हम कितना खर्चा P&L में डालेंगे, कितना नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा P&L में डालेंगे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कंपनी ने कितना डिसाइड किया है, तो आपको जो प्रॉफिट P&L में डालना है वो फॉलोइंग मैनर में डिसाइड किया जाएगा। मतलब फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको और आपको देख के बताना है कि कितना डलेगा। चलो सर, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा नोशनल प्रॉफिट आता है उसमें से कितना हिस्सा P&L में जाएगा और कितना हिस्सा एज ए रिजर्व बनेगा। लेकिन मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, अगर आपको वो स्टोरी याद है, अभी आपने आज ही सुनी है, अगर आपको वो स्टोरी याद है तो स्टोरी के बेस बताओ ये क्या बेस लेके चलेंगे कि कितना हिस्सा नोशनल प्रॉफिट में डालें, कितना हिस्सा रिजर्व में डालें। बताइए ये क्या बेस लेके चलेंगे। सर ये लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कितने % काम हो गया है। अगर काम बिल्कुल थोड़ा सा हुआ है, जरा सा काम हुआ है, मान लीजिए 15-20% ही काम हुआ है, तो ये शेयर होल्डर को बोलेंगे प्लीज आप प्रॉफिट की जिद ना करें, हमने नोशनल प्रॉफिट तो निकाल लिया है पर ये पूरा नोशनल प्रॉफिट हम एज ए रिजर्व ही रखने वाले हैं। प्लीज आप नोशनल प्रॉफिट के अंदर जिद ना करें किसी तरह की, ये पूरा नोशनल प्रॉफिट हम एज ए रिजर्व रखने वाले हैं। लॉजिक हमारे पास इसका है, लॉजिक ये है कि काम कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, लेकिन मान लीजिए काम ठीक ठाक हो गया है, यानी कि मान लीजिए 35%, 40%, 45% ऐसा कुछ काम हो गया है, तो ये बोलेंगे ठीक है अब नोशनल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा P&L में डाला जाएगा और कुछ हिस्सा रिजर्व में रखा जाएगा। लेकिन अभी भी ज्यादा हिस्सा रिजर्व में रखा जाएगा, कम हिस्सा P&L में डाला जाएगा, क्योंकि काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा खुशियां मनाने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए काम काफी अच्छा हो गया है, जैसे 75%, 70%, 85%, काफी अच्छा काम हो गया है, तो फिर ये बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट में से बड़ा हिस्सा प्रॉफिट में ट्रांसफर किया जाएगा और छोटा हिस्सा एज ए रिजर्व रखा जाएगा। अब डरने वाली बात नहीं है, काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, अब लगता नहीं है कि कोई बड़ा रिस्क हो जाएगा। इस तरीके का बेस लेकर इन्होंने काम किया है। देखिए क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट, कितना वर्क सर्टिफाई हो गया, कितना काम हो गया ये तो सर्टिफिकेट पे पता लगेगा। आप तो हमेशा ही कहोगे सारा ही हो गया काम, बिल्डिंग तैयार है जी, ऐसे ही कहते लोग तो। नहीं, वो तो इंजीनियर बताएगा, आर्किटेक्ट बताएगा कितना काम हो गया है। अगर काम हुआ है लेस देन 25%, अगर काम लेस देन 25% हुआ है, आपने साल के एंड में नोशनल प्रॉफिट निकाल लिया, वो तो आप निकालोगे। अब ये तो मैंडेटरी है कि आपको हर साल के एंड में प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता आप इसे नोशनल प्रॉफिट कहेंगे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया आप इसे प्रॉफिट कह देना, बात खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए काम 25% से भी कम हुआ है, तो मेरे ख्याल में कुछ भी ट्रांसफर करना प्रॉफिट के रूप में गलत होगा, सारा पैसा रिजर्व के रूप में ही रखना चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए हम ट्रांसफर करेंगे निल, नथिंग इज टू बी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ नोशनल प्रॉफिट टू द P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, सारा पैसा रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए काम 25% हुआ है या ज्यादा हुआ है बट लेस देन 50%, प्लीज ध्यान रखना ये एग्जैक्ट वर्ड एग्जाम में आएगा। एग्जैक्ट 25 हुआ है, आप सोचोगे शायद निल है, 25 तक तो निल था, नहीं, लेस देन 25 निल है। अगर एग्जैक्ट 25 है, एग्जैक्ट 25 और मोर है, तो भी आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे। तो आप कितना बांटेंगे सर? तो सर हम बांटेंगे 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। जितना भी आपको नोशनल प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3 P&L में जाएगा, यानी कि छोटा हिस्सा, और 2/3 जो है वो जाएगा किस में जाएगा? रिजर्व में। लेकिन मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड।
अब इसका मतलब क्या है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये क्यों लिखा है सर? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आऊंगा तब। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डेफिनेटली दूंगा सर, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ दूंगा। तो तब तक के लिए आप ऐसे लिखिए कि 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड इनटू वर्क सर्टिफाइड। मान लीजिए 50% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, 50% या उससे ज्यादा, तो 2/3 पोर्शन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो सर बेसिकली तो आपको या तो 1/3 शिफ्ट करना है या 2/3 शिफ्ट करना है, बस 1/3 शिफ्ट करना है या 2/3 शिफ्ट करना है। पर मान लीजिए काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेप है, नियरिंग कंप्लीशन स्टेज, स्टेप की जगह हम लिखेंगे नियरिंग कंप्लीशन स्टेज है, मतलब काम लगभग हो गया ही समझो। हालांकि ये डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल है कि ये कब कहा जाए कि काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज है, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, अलग अलग बुक्स ने अलग अलग चीजें लिखी हुई है। तो जो जनरल राय बनाई गई है वो यही बनाई गई है कि अगर काम 90% से ज्यादा हो गया है, 90% से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया है, तो हम कह सकते हैं काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज पे है, 90% से ज्यादा। लेकिन कोई रेशो फिक्स नहीं है, ये एक या तो कंपनी खुद पॉलिसी डिसाइड करती है या आप कुछ भी लिख सकते हो अजम्पशन बेस पर। तो मेरा मानना है 90% बेस्ट आंसर है, जहां हम कह सकते हैं काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज पर है। कई क्वेश्चनों में 80% के बाद भी किए हुए करते हुए देखा गया है, कई बुक्स ने 80% कंप्लीट होने के बाद भी उन्होंने नियरिंग कंप्लीशन स्टेज माना है। तो ये डिपेंड करता है। जब भी काम नियरिंग कंप्लीशन स्टेज पे होगा ना, 4 फॉर्मूलों से 4 आंसर निकाले जाएंगे। 4 फॉर्मूले हैं। एक, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है अभी बात करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दूसरा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सॉरी वर्क सर्टिफाइड। तीसरा फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। अच्छा एक बात देखो, दूसरा फॉर्मूला जो है वो पहले फॉर्मूले का ही कॉपी है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यहां तक सेम है, सिर्फ एक ही चीज ऐड करी गई है, वही वाली चीज जो ऊपर ऐड करी गई थी, इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सिर्फ देखा जाए तो इस दूसरे फॉर्मूले को एक और नाम दे सकते हैं हम, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये भी कह सकते हो। स्टूडेंट कहता है ये कैसे कह सकते हैं? ये ऐसे कह सकते हैं कि ये तो कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आप कैसे भी याद कर लो, दोनों में आंसर तो सेम ही आना है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला को आप दो तरीके से याद कर सकते हो, चाहे तो सीधा बोलो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट पहले ऊपर वाला पूरा लिख लो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तीसरा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और चौथा फॉर्मूला है, जो चौथा फॉर्मूला है वो फिर इसकी एक्सटेंशन है, फिर इसकी एक्सटेंशन है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फिर वही लिखा गया, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो देखा जाए तो आपको दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, एक पहला और एक तीसरा। दूसरा और चौथा फॉर्मूला जो है वो पहले और तीसरे का एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन कैसे किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। चाहे आप पहला फॉर्मूला, चाहे आप दूसरा फॉर्मूला देख लो, और चाहे आप चौथा फॉर्मूला देख लो, दोनों को एक्सटेंड किया गया है मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सर क्वेश्चन में एग्जामिनर खुद भी कह सकता है कि आप इन चारों में से ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको चारों फॉर्मूले भी लगाने पड़ सकते हैं, 4 आंसर भी आ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि इन सब में से बेस्ट आंसर कौन सा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी बातें ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त होनी चाहिए, अभी इसका सही टाइम नहीं है।
तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया है। यस, अब एक क्वेश्चन है, क्या एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है? तो मैं बता दूं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। सर ये सारी बातें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तभी समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आएगी। ये फॉर्मूले हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन हम करेंगे। प्लीज टेल मी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया, हाँ जी। तो बेसिकली आपने देख लिया, इसके अंदर इस तरीके से है कि अगर मान लो काम बहुत ही कम हुआ है, वर्क डन जो है, वर्क सर्टिफाइड जो है वो सिर्फ लेस देन 25% है, तो आपको P&L में ट्रांसफर ही नहीं करना है। और अगर 25% या उससे ज्यादा है लेकिन लेस देन 50% है तो 1/3 ट्रांसफर करना है नोशनल प्रॉफिट का, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर वो 50% या उससे ज्यादा है तो फिर आपको 2/3 नोशनल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर वो नियरिंग कंप्लीशन स्टेज है तो 4 फॉर्मूले लगाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज टेल मी द कंसेप्चुअल पार्ट इज ओवर, द कंसेप्चुअल पार्ट इज ओवर। और आप मुझे ये बताइए आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज 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 आप बताइए आपको कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा कैसे बनाया जाएगा। हाँ जी, तो अब हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा। देखिए अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है इसका एक परफॉर्मा दिखाऊंगा, और उसके अंदर जो आइटम्स हम भरेंगे उनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, एंड देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। राइट, तो आइए आप भी बनाइए मेरे साथ परफॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। जैसे कि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट की तरह बनता है, तो एक टी शेप अकाउंट है, डेबिट एंड देन क्रेडिट, एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है। पर्टिकुलर अमाउंट, ये जो अमाउंट है दिस इज इन रुपीज। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड की तरफ चलते हैं। डेबिट साइड में हम कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले खर्चे लिखेंगे, जैसे अगर कोई मटेरियल लगा है तो वो लिखेंगे, अगर कोई वेजेस पे की गई है तो वो लिखेंगे, और वेजेस अक्रूड है तो वो साथ में जोड़ के लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये प्लस है, प्लस वैसे एरो बना के लिखा हुआ है। कोई ओवरहेड है तो मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सारे डेबिट साइड में आएंगे। लेकिन आप देख रहे हो मैंने इस तरह जगह बीच में छोड़ी हुई है क्योंकि परफॉर्मा कुछ अलग तरह से दिखने वाला आपको। बाय मटेरियल सोल्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। सर समझ में नहीं आ रहा, मुझे मालूम है, आप सिर्फ नोट डाउन करो, आप सिर्फ नोट डाउन करो तो समझाऊंगा बाद में। पहले आप परफॉर्मा नोट डाउन कर लो कैसा बनेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, तो दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट XYZ, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम XYZ कॉन्ट्रैक्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट XYZ, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू XYZ कॉन्ट्रैक्ट। से देखिए मटेरियल को लेकर कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। मटेरियल जो साइट पर भेजा गया, कितना बेचा गया, बेचने पे कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कोई मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हुआ, कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल यहां आया है, कोई इस कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल कहीं और गया है। मटेरियल को लेकर ही एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा, लेकिन एक बार आप मेरे कहने पर सिर्फ परफॉर्मा कॉपी कर लो, सिर्फ परफॉर्मा कॉपी कर लो, नथिंग एल्स। फिर बाय मटेरियल एट साइट, कोई साइट पे मटेरियल बचा रह गया। टू प्लांट, प्लांट की 3 चीजें हैं, प्लांट परचेज, टू प्लांट डेप्रिसिएशन, या प्लांट टेकन ऑन रेंट। 3 चीजें लिखी हुई हैं। ये कब प्लांट परचेज आएगा, कब प्लांट डेप्रिसिएशन आएगा, कब प्लांट टेकन ऑन रेंट आएगा, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ परफॉर्मा बना रहे हो और नोट डाउन कर रहे हो, नथिंग एल्स। बाय प्लांट एट साइट, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, एंड दिस इज नोन एज, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट।
carried down, and this cost of contract to date is brought forward या brought down this side। अब थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो क्योंकि एक ही पेज पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पूरा परफॉर्मा दिखाना है और जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा है वो काफी बड़ा है, इसलिए मैंने ये वर्ड्स थोड़े छोटे लिख दिए हैं। तो प्लीज मैं साथ साथ बोलता रहूंगा, अगर आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिख सकते हैं मेरे को सुनकर। टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपको मालूम है वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, इनकम लिखते नहीं हम लोग। ए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसका टोटल और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी दैट इज टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। फिर बाय नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा और इस नोशनल प्रॉफिट में से एक हिस्सा जाएगा P&L में और एक हिस्सा जाएगा रिजर्व में। दैट इज द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दैट इज द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। प्लीज आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को नोट डाउन कर लो। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बना रहा है? सर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है अपनी बुक्स में। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा अपनी बुक्स के अंदर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। प्लीज नोट डाउन द परफॉर्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल आएगा, वेजेस आएंगी, ओवरहेड आएगा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस आएगा, और मटेरियल को लेकर बहुत सारी टर्म्स हैं वो सारी आएंगी, प्लांट को लेकर टर्म्स हैं वो सारी आएंगी, और इनकम साइड के लिए हम सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं बस। वर्क इन प्रोग्रेस के दो पार्ट हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। आपको ऑलरेडी पता है, यस और नो? सो आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी प्लीज यहां तक बता दो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया, राइट? चलिए अब एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी लिखा था उस सबकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल। मैं आपको ना एक बात बता दूं, मटेरियल के कंटेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ था। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता हूं, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो मटेरियल को लेकर मैक्सिमम कौन कौन सी ट्रांजैक्शन यहां पर आ सकती हैं। पहली ट्रांजैक्शन आती है टू मटेरियल, यहां पर ये बेसिकली है टू मटेरियल इशूड। सर मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है टू मटेरियल इशूड का। आपको याद होगा हमारी स्टोरी में जो कॉन्ट्रैक्टी था उसने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, बोला मेरे पास ये जगह है और यहां तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है और इस बिल्डिंग में सारा मटेरियल तुम यूज करोगे। अब बताओ, जो डीएलएफ कॉन्ट्रैक्टर है, जो डीएलएफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि हमारे एग्जांपल्स में कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्डिंग बनाएंगे कहां? वो बिल्डिंग वहीं बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं पहले वो बिल्डिंग अपने पास बनाएंगे फिर उठा के वहां रख देंगे, नहीं। जगह कॉन्ट्रैक्टी की है, साइट कॉन्ट्रैक्टी की है, तो वो अपने यहां से मटेरियल पहले साइट पे भिजवाएंगे क्योंकि वहां काम शुरू होना है। तो जो मटेरियल इशूड टू साइट है, जो मटेरियल इशूड टू साइट है या डिलीवर्ड टू साइट है या डायरेक्ट टू साइट है, वो मटेरियल अपने को डेबिट करना है क्योंकि वो मटेरियल हमने उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजा है। आप बोलोगे सर आपने वहां पे बहुत सारा मटेरियल भेज दिया तो अब सारा डेबिट क्यों कर रहे हो? क्या पता उसमें से कुछ मटेरियल बचा हुआ रह जाए। भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर हम 1 साल का बना रहे हैं, अगर हमें साल के एंड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट करना है, तो हम जितना मटेरियल भेजेंगे सारा डेबिट थोड़ी करेंगे। जितना मटेरियल वहां कंज्यूम्ड होगा वही तो डेबिट करेंगे ना। सारा मटेरियल कौन डेबिट करता है? मान लीजिए आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट तो 4 साल चलना है, आपने बोला एक काम करो मटेरियल खूब सारा भिजवा दो वहां पे। आपने बल्क में खरीदा क्योंकि आपको सस्ता मिलता है बाजार से, आपने वहां भिजवा दिया उसकी साइट पर, तो क्या आप सारा डेबिट कर दोगे? ये तो गलत बात है। इस साल सारा कंज्यूम ही कहां हुआ? बिल्कुल सही जवाब। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है, यहां स्पेशल ट्रीटमेंट्स होती हैं। आपको एक बार तो सारा मटेरियल ही डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन सर ये तो गलत है, अगर हम सारा मटेरियल डेबिट कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रॉफिट जो आएगा वो गलत आएगा, सही आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट। जितना मटेरियल बचा रह जाएगा ना साल के एंड में वो हम इधर लिख देंगे। मान लीजिए आपने 10 लाख का मटेरियल भेजा, लेकिन आप साल के एंड में देखते हो 4 लाख का मटेरियल तो ज्यों का त्यों बचा हुआ है, तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया। जब आप उसे क्रेडिट करोगे तो एक तरह से आपने मटेरियल 6 लाख का ही तो डेबिट किया और उतना ही तो डेबिट किया जितना कंज्यूम हुआ। तो देखिए सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चाहे मटेरियल हो चाहे प्लांट हो, ये जो खर्चे हैं ना इनकी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। इनका ट्रीटमेंट आम जो अकाउंट्स होते हैं उनकी तरह नहीं है। हम यहां पर मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना चाहते हैं
हम लिखेंगे भी मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन लिखने का तरीका यह है कि जितना मटेरियल आया वो लिखेंगे और जितना बचा रह गया वो लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो मटेरियल कंज्यूम्ड ही डेबिट होगा। लेकिन लिखने का तरीका यह है, अगर आप एग्जाम में सीधा मटेरियल 6 लाख लिख देते हो, यहां 10 लाख नहीं दिखाते, यहां 4 लाख नहीं दिखाते, तो आपके क्वेश्चन को गलत भी किया जा सकता है, जबकि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आपका आंसर मैच करेगा, लेकिन एग्जामिनर बोलेगा नहीं, हम इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो सिस्टम है उसको तोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है, यहां बनाते समय मटेरियल जो भी साइड पे आया एक बार उसे पूरा डेबिट करना पड़ेगा, फिर जो बचा रह गया उसे क्रेडिट कर देना आप, फिर जो बचा रह गया उसे क्रेडिट कर देना, इसमें क्या बड़ी बात है। सही है सर। और बताइए सर, मान लीजिए आपने मटेरियल मंगाया, चलो मैं एक काम करता हूं, हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल केस 1, मटेरियल सोल्ड कॉस्टिंग ₹2000 फॉर ₹2500। अब पहला केस सुन लो। मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और आपकी साइट पर जो मटेरियल आया है वो 10,000 रुपए का आया है और आपने 10,000 रुपए डेबिट कर दिया। आप जानते हैं एक बार आप जितना भी मटेरियल साइट पे आता है वो सारा डेबिट कर देते हो, ये बात बिना सोचे कि इसमें से कंज्यूम कितना होगा वो हम देख लेंगे। अब हुआ क्या, आपने मटेरियल डेबिट कर दिया 10,000, लेकिन आपने इसी बीच में से मटेरियल जो आपका रखा था इसको आपने 2500 का बेच दिया। कुछ मटेरियल जो मान लो 2,000 का था, टोटल मटेरियल 10,000 का आया था, इसमें से 2,000 का मटेरियल था जो आपने किसी फ्रेंड को या किसी और को 2500 में बेच दिया। क्या आप बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं भाई, उसकी साइट जरूर है, कॉन्ट्रैक्टी की साइट पे काम चल रहा है, साइट कॉन्ट्रैक्टी की जरूर है, लेकिन मटेरियल तो आपका है। वो तो आपको जगह दिखा के चला गया कि मुझे बिल्डिंग चाहिए 10 मंजिला, 10 स्टोरीड बिल्डिंग चाहिए, और वो चला गया। अब वो जो मटेरियल आप वहां भिजवा रहे हो वो भी आपका है, अब आप उसे वहीं रखो, बेच दो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। तो 10,000 का मटेरियल आपने डेबिट किया। अब आप सोचिए 2,000 का कॉस्टिंग का मटेरियल 2500 में आपने बेच दिया। जब आप 2500 में बेचोगे तो बाय मटेरियल सोल्ड तो 2500 आएगा, पर ये एंट्री गलत है। अगर आप यहां 2500 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब डेबिट 10,000 का हुआ है और उसमें से 2,000 रुपए का ही मटेरियल गया है तो आपका डेबिट 8,000 रुपए रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका डेबिट 10,000 का हुआ, जबकि इसमें से जो मटेरियल निकाल दिया गया वो 2,000 का था, तो आपका डेबिट 8,000 रुपए रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने प्रॉफिट में बेच दिया तो वो 2500 में बिक गया, तो आप 2500 की एंट्री कर रहे हो, तो आपका जो डेबिट है वो 8,000 की जगह 7500 का शो हो रहा है, जो कि गलत है। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्टर जो हो, कॉन्ट्रैक्टी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो उसमें यह दिखा रहे हो कि आपकी साइट पर जो हमारा मटेरियल लगा है वो 7500 का लगा है, जबकि आप जानते हैं उसकी साइट पर जो मटेरियल लगा है वो 8,000 का ही लगा है। वो 2,000 रुपए का मटेरियल आपने बेचा है, वो आपका अपना मटेरियल था, आपने बेच दिया, बाकी 8,000 का मटेरियल तो उसी की साइट पर लग गया। इसको कैसे सही किया जाए? इसके लिए आपको टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल दैट इज 500। जैसे ही आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली मतलब बन जाएगा कि आपने 8,000 रुपए डेबिट किए हैं, आपने मटेरियल के नाम के उसके अकाउंट में 8,000 रुपए डेबिट किए हैं और उसके नाम पर 8,000 का मटेरियल कंज्यूम्ड भी हुआ है। भाई 2,000 का मटेरियल तो गया था, बाकी 8,000 का तो उसी की साइड पे कंज्यूम्ड हुआ है, तो 8,000 का डेबिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट आपका अपना प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्टी का प्रॉफिट नहीं है, ये आपका अपना प्रॉफिट है, मटेरियल को सेल किया आपने, इसलिए आपने इसे जर्नल P&L में ट्रांसफर किया है, जर्नल P&L में ट्रांसफर किया है। हाँ जी प्लीज। तो अगर आप मटेरियल देखो, वैसे भी देखो, आपकी साइट पे आया मटेरियल 10,000 का, उसमें से 2,000 का मटेरियल चला गया, आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन गया 2500 में, आपने 2500 क्रेडिट कर दिया, लेकिन गया तो 2,000 वाला ना, इसलिए आपने 500 वापस डेबिट कर दिया। वेरी सिंपल। हाँ जी, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। सपोज आपने मटेरियल बेचा है, लेकिन इस बार आपने 2500 का ही बेचा है, लेकिन 3,000 वाला बेचा है, लॉस में बेचा है, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपका 10,000 का मटेरियल आया हुआ है, मान लीजिए मटेरियल इश्यूड 10,000 रुपए है, 10,000 है, आपने बेचा है 2500 का, लेकिन बेचा 3,000 वाला है, तो प्रैक्टिकली आपके जो कॉन्ट्रैक्टी की साइट पर मटेरियल यूज होगा वो 7,000 रुपए का होगा, क्योंकि 10,000 का मटेरियल वहां पे आया था, 3,000 रुपए की कॉस्ट का मटेरियल आपने बेच दिया, तो कॉन्ट्रैक्टी की साइट पर 7,000 का मटेरियल यूज होगा, लेकिन अकाउंटेंसी में 7,500 दिख रहा है। ये तो गलत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने लॉस में बेचा है। तो वो लॉस आप सहन करो, कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में क्यों डालते हो आप? उसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बना रहे हो आप, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हो उसके अकाउंट में क्यों डाल रहे हो? तो आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस डालो, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल 500। ऐसा करने से जो उसके अकाउंट में मटेरियल डेबिट होगा वो 7,000 ही हो जाएगा। सही है सर। केस नंबर 3,
मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड कॉस्टिंग रुपीज 3000। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपके साइट पर 10,000 मटेरियल भेजा गया, आपने 3,000 का मटेरियल किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज दिया वहां से। अरे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके पास बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट है, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके पास बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने एक साइड से उठा के दूसरी साइड भेज दिया। वहां रिक्वायरमेंट है, यहां रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने उठा के वहां भेज दिया। आप बताइए मैं क्या करूं? सर आप क्रेडिट साइड में 3,000 लिख दूं? क्यों? और क्या, जब मटेरियल आपकी साइड पे आया तो आपने डेबिट किया, जब आपकी साइड से गया तो आप क्रेडिट कर दो। इधर से आया इधर से निकाल दो, और क्या, सही बात है। बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड 3000। तो प्रैक्टिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है वो 7,000 हुआ है, और नेट इफेक्ट 7,000 दिखाई भी दे रहा है। केस नंबर 4, मान लीजिए किसी और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से मटेरियल आपकी साइड पे आया है। हाँ तो आया है तो फिर डेबिट कर दो। हमारी साइट पर जो भी मटेरियल आता जाएगा, चाहे वो किसी और साइट से आए, चाहे वो स्टोर रूम में से आए, चाहे वो डायरेक्ट दुकान से खरीद कर लाया गया हो, हम डेबिट करते जाएंगे, हम डेबिट करते जाएंगे। डेबिट होने के बाद कहीं हमने बेच दिया, कोई किसी और कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, हम निकालते जाएंगे, हम क्रेडिट करते जाएंगे। सिंपल। मटेरियल लॉस बिकॉज ऑफ थेफ्ट, 3,000 का मटेरियल चोरी हो गया तो क्या हो गया? 3,000 का मटेरियल चोरी हो गया ना, एटलीस्ट मुझे ये बताया है कि मेरी साइट पर मटेरियल आया 10,000 रुपया, उसमें से 3,000 का चोरी हो गया। अब चोरी हो गया तो मैं क्रेडिट कर दूंगा भाई, जो मटेरियल मेरी साइट पर यूज ही नहीं हुआ वो तो मैं क्रेडिट ही करूंगा ना, वो तो मैं बाहर ही निकालूंगा ना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एबनॉर्मल लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एबनॉर्मल लॉस, दैट इज 3,000। तो मेरे साइट पर तो एक्चुअल में 7,000 का मटेरियल ही कंज्यूम्ड हुआ है, तो मैं 7,000 को ही डेबिट करूंगा। तो 3,000 क्रेडिट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो डेबिट रह जाएगा वो 7,000 ही रह जाएगा। मटेरियल एट साइट, जो मटेरियल बचा रह गया वो तो मैंने आपको बताया था, यहां पे हम बाय मटेरियल एट साइट लिख देंगे। प्लीज टेल मी, मटेरियल के कंटेक्स्ट में सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए नहीं हो गए? एक बार दोबारा बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू मटेरियल इशूड टू साइट, यहां आएगा। अगर कोई मटेरियल साइट को इशू किया गया है तो यहां आएगा। टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, वो भी यहां आएगा। स्टोर से आया मटेरियल, कहीं से आया हो मुझे क्या लेना, कहीं से भी आया हो मुझे क्या मतलब, मेरी साइट पे आया है, कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे आया है, डेबिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। मान लीजिए टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से हमारे यहां है, आने दो। जो भी इस साइट पे आएगा मटेरियल, जो भी वो 10 स्टोरी बिल्डिंग बननी है उस साइट पे आएगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होता जाएगा। जाएगा कैसे मटेरियल? बाय रिटर्न टू स्टोर्स। मान लो आपने स्टोर को वापस कर दिया तो बाय क्रेडिट कर दो, बाय रिटर्न टू स्टोर माइनस कर दो, यानी कि उधर लिख दो भाई जो कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ, बचा हुआ रह गया, वापस भेज दिया, उसे क्यों हम अपने डेबिट करें? और डेबिट किया हुआ है अगर तो निकालो उसे बाहर। बाय रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से आया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट को वापस भेज दिया, कोई बात नहीं। बाय ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट आया नहीं था, अदर कॉन्ट्रैक्ट से हमारा अपना था, लेकिन हमने अदर कॉन्ट्रैक्ट को भेजा है तो माइनस कर दो। जो भेजा है वो इधर लिख दो, जो आया है वो इधर लिख दो, क्या बड़ी बात है। बाय मटेरियल एट साइट, कोई मटेरियल बचा रह गया वो इधर लिख दो भाई। ये लगभग मटेरियल की पोजीशन कुछ ऐसी है, मटेरियल की पोजीशन कुछ ऐसी है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। नेक्स्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3 केस मैंने बनाए थे। पहला केस है वेयर प्लांट इज स्पेशल परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सर, आपने आज तक जितने भी नॉमिनल अकाउंट बनाए हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो या कोई और अकाउंट बनाया हो, हम जनरली एसेट की वैल्यू को डेबिट नहीं करते, हम एसेट का डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं। यस सर। हम कभी ये नहीं लिखते टू प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़ रुपए, हम लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपीज। बिल्कुल सही बात। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट थोड़ा हटके है।
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट थोड़ा अलग है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहता है कि कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्टर होता ना, वो एक प्लांट परचेज करता है और वो स्पेशली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही परचेज करता है। जैसे वो 10 स्टोरेड बिल्डिंग बननी है और वो 10 स्टोरेड बिल्डिंग 4 साल में बननी है। जैसे वो 10 स्टोरेड बिल्डिंग बननी है और वो 10 स्टोरेड बिल्डिंग 4 साल में बननी है, तो वो क्या करता है, एक प्लांट खरीदता है जो उसे लगता है 4 साल ही चलेगा, वहां खरीद के रख देता है। 4 साल काम होता रहेगा, बिल्डिंग बनती रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहता है ऐसे में आपको टू प्लांट डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, आपको प्लांट की पूरी कॉस्ट को डेबिट करना है और फिर क्रेडिट साइड में यह दिखा देना प्लांट कितने का बचा हुआ है। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचा वो दिखा देना, तो ऑटोमेटिकली डेबिट तो डेप्रिसिएशन ही हुई है। प्रैक्टिकली देखोगे तो डेबिट डेप्रिसिएशन ही हुआ है, लेकिन आपको जो प्रेजेंट करना है वो इसी तरीके से करना है। ये आपके लिए मैंडेटरी है। आप ये नहीं कह सकते कि सर अगर हम डेप्रिसिएशन को ही डेबिट करते तो क्या इशू है। इशू है, प्रेजेंटेशन का इशू है। तो यहां पर आपको इस वाले केस में जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो टू प्लांट पूरा लिखेंगे और इधर जो है वो प्लांट का WDV वैल्यू लिखेंगे, मतलब बचा हुआ वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली परचेज नहीं किया गया, 15 दिन के लिए प्लांट की जरूरत थी, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से उठा के वहां ले आए और आपने उस साइट पर 15 दिन के लिए यूज कर लिया। या मान लीजिए 1 महीने के लिए प्लांट की जरूरत थी, आपने किसी और जगह से प्लांट मशीनरी वहां ले आए, तो फिर उस केस में आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन डेबिट करनी है। यहां पर आपको सेकंड केस में जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन को डेबिट कर सकते हैं। तीसरा यह भी हो सकता है कि आपने प्लांट को किराए पर लिया हो, डेप्रिसिएशन वाली कोई बात ही ना आए, तो उस केस में आपको सिर्फ प्लांट का रेंट या हायर चार्जेस जो आपने पे किया होगा खाली वही डेबिट करना है, खाली वही डेबिट करना है। देखिए सर मैं दिखा देता हूं दोबारा। वेयर प्लांट इज स्पेशली परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर प्लांट स्पेशली परचेज्ड है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट एंड द ट्रीटमेंट इज, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा और टू प्लांट लिखना पड़ेगा, टू प्लांट, और बाय प्लांट एट साइट लिखना पड़ेगा। और ये कैसे लिखेंगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज WDV। मान लीजिए आपने प्लांट परचेज किया 10 लाख रुपए का और डेप्रिसिएशन का रेट मान लीजिए 10% है, पूरा साल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लांट यूज हुआ है, तो आपको दिखाना है 10 लाख और यहां दिखाना है 10 लाख माइनस 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख, यानी कि 9 लाख। तो आपको डेबिट 10 लाख करना है और क्रेडिट 9 लाख करना है। ऑटोमेटिकली देखा जाए तो डेबिट 1 लाख ही हुआ है, डेबिट डेप्रिसिएशन ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है जी। अगर आपने प्लांट स्पेशली परचेज नहीं किया है तो आपको डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट निकालना पड़ेगा और वो ओनली डेप्रिसिएशन इज टू बी डेबिटेड। और अगर आपने प्लांट को हायर वगैरह पे लिया है, रेंट पे लिया है, तो आपका जो भी रेंट चार्जेस होगा या हायर चार्जेस होगा ओनली वही डेबिट किया जाएगा। प्लीज टेल मी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। द परफॉर्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, द परफॉर्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप आपको परफॉर्मा जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का वो पूरी तरह से क्लियर है, वो पूरी तरह से क्लियर है। मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है प्लीज, अब मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके लिए मुझे आपको एक बार बुक पे लेके चलना पड़ेगा। ये रही हमारी बुक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, और आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए मेरे साथ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ABC कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। इस क्वेश्चन पे आ जाइए सर, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, और ये क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है। जब मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा तो हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। प्लीज टेल मी यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 7 लाख, मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट 2 लाख, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 10,000, मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर 40,000, direct wages, direct expenses, establishment charges, plant installed at cost, value of plant at the end of the year, accrued wages at the end of the year, accrued expenses at the end of the year, cost of contract not certified, value of contract certified by the architect, cash received from contractee। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने अवेलेबल है
और इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। ओके, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। एक पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहली फिगर दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ नहीं करना। ये क्या काम आएगा? ये काम आएगा, ये काम आएगा, लेकिन क्या काम आएगा इसको क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट। सबसे पहले मटेरियल को डेबिट करो। जो मटेरियल भेजा गया है उसे डेबिट करो। मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट 2 लाख रुपए। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल को स्टोर में वापस भेज दिया गया। मतलब 2 लाख का मटेरियल साइट पे आया था, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए का, 10,000 रुपए का मटेरियल स्टोर में वापस चला गया। तो जब मटेरियल आया था तो डेबिट होता है, तो गया चला तो क्रेडिट हो जाएगा। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, और ये आ गया 10,000। इसके बाद लिखा है मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ ईयर 40,000। आखिरी में मटेरियल बचा हुआ रह गया 40,000, तो बाय मटेरियल एट साइट 40,000। देखिए सर, मटेरियल के कंटेक्स्ट में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी है ना। हाँ, स्टूडेंट कहता जी आपने तो मटेरियल की बड़ी सारी बातें बताई थी, मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस। हाँ, तो वो सारे एक ही क्वेश्चन में थोड़ा आ जाएंगे। वो तो मटेरियल के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थी कि मटेरियल के बारे में ज्यादा से ज्यादा इतनी बातें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन में उसमें से 1 या 2 ही आएंगी, जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो। तो मटेरियल डिलीवर टू साइट 2 लाख रुपए हमने डेबिट कर दिया, उसमें से 10,000 रुपए स्टोर में वापस भेज दिया गया, वो हमने क्रेडिट कर दिया। 40,000 रुपए का मटेरियल बचा हुआ रह गया, वो हमने ये लिख दिया। अगला है डायरेक्ट वेजिस 1,40,000। तो टू डायरेक्ट वेजिस 1,40,000, लेकिन क्वेश्चन में आप थोड़ा नीचे पढ़ते हैं तो वहां एक्रूड वेजिस भी लिखा हुआ है। तो जो हम डेबिट करेंगे वो वेजिस भी करेंगे जो पेड कर दी गई है, और वो भी करेंगे जो एक्रूड है। तो पेड 1,40,000 और एक्रूड है यहां पर 40,000। तो टोटल वेजिस का एक्सपेंस हो गया 1,80,000। सही है सर। टू एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी एक्रूड लिखा हुआ है 6,000। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे हैं वो आपके 60,000 है जो पेड हुए, और जो एक्रूड है वो है 6,000। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 66,000। बताइए सर, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं सिर्फ एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहा हूं। इसके बाद लिखा हुआ है टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, लिख देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 24,500 रुपए। फिर लिखा है टू प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट। देखिए सर, प्लांट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट की 3 बातें हो सकती हैं। हमें प्लांट की कॉस्ट डेबिट करनी है और बचा हुआ प्लांट क्रेडिट साइड पे लिखना है। एक तो ये हो सकता है, या हमें सिर्फ प्लांट का डेप्रिसिएशन ही डेबिट करना है, या फिर प्लांट अगर किराए पर लिया गया है तो सिर्फ किराया डेबिट करना है। क्वेश्चन में प्लांट को किराए पर तो नहीं लिया गया, तो तीसरी ऑप्शन तो खत्म हो गई। यहां पे चॉइस 2 बची, या तो प्लांट की कॉस्ट पूरी लिखनी है और क्रेडिट साइड पे उसकी बची हुई वैल्यू लिखनी है, या प्लांट का ओनली डेप्रिसिएशन डेबिट करना है। क्वेश्चन पढ़ के क्लियर लग रहा है कि प्लांट को इंस्टॉल किया गया 80,000 रुपए का, और प्लांट साल के आखिर में बचा हुआ है 65,000 का। तो क्वेश्चन क्लियर बता रहा है कि ये सिचुएशन नंबर 1 है, जहां आपको प्लांट की फुल कॉस्ट डेबिट करनी है, यानी कि 80,000 रुपीज, और दूसरी तरफ प्लांट कितना बच गया वो आपको लिखना है 65,000 रुपए। तो देखा जाए तो आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, लेकिन दिखाना आपको ऐसे ही पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा होता प्लांट यूज्ड एट द साइट एंड द डेप्रिसिएशन रेट इज दिस, तो फिर हम शायद प्लांट का खाली डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करते। पर क्वेश्चन देख के क्लियर पता लग रहा है कि प्लांट का जो ट्रीटमेंट हमें क्वेश्चन में करना है वो पूरी कॉस्ट को डेबिट करना है, और उसका जो रिमेनिंग वैल्यू है वो अपने को क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो रिमेनिंग वैल्यू कैसे निकली होगी? अब चाहो तो निकाल भी सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट रहा होगा इसका 80,000 और डेप्रिसिएशन रहा होगा 15,000, तो ये आपका आ गया 65,000। लेकिन ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। आप सीधा प्लांट 65,000 भी दिखा सकते हैं। इसके बाद की बात करें सर, इसके बाद जो है प्लांट का इशू हो गया, एक्रूड वेजेस हो गया, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गया।
अब हमारे पास बचा है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड। 3 आइटम बची है, उनको बाद में करेंगे, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ गया 5,50,500 और ये 5,50,000 बनेगा बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरी डाउन 4,35,500। कैसे बनाइए सर? ये खर्चा आपने टोटल किया, यानी कि 5,50,000 खर्चा किया, 5,50,500, इसमें से ये माइनस हो गया, तो आपकी इस साल जो कॉन्ट्रैक्ट पर कॉस्ट लगी है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है टू डेट, वो 4,35,500 है। तो यस सर, 4,35,500 इज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। इसे वापस लिख लेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेबिट साइड में 4,35,500। अब यहां लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें दो आएंगी, बाय वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, एंड बी पॉइंट आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। दोनों क्वेश्चन में गिवन है, कोई इश्यू नहीं है, देख के लिखना है, कुछ भी नहीं है। यहां लिखा है वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट 5 लाख, ये आपने लिख लिया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 5 लाख, और साथ में ये भी लिखा है उससे ऊपर कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्टिफाइड, यानी कि कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड यानी अनसर्टिफाइड, दैट इज 38,000। इसी को हम इनकम ट्रीट करते हैं, आपको पता होगा। टोटल करेंगे 5,38,000, जितनी कॉस्ट अब तक कॉन्ट्रैक्ट की इनकर हुई है 4,35,500 वो माइनस कर देंगे, बचेगा टू नोशनल प्रॉफिट, दैट इज 1,02,500। हाँ जी सर, तो ये अपना आ गया नोशनल प्रॉफिट 1,02,500। अब आपने लिखना है बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,02,500, टोटल आ गया 1,02,500, और इसमें से कुछ हिस्सा प्रॉफिट में जाएगा, कुछ रिजर्व में जाएगा, और अपने को यही कैलकुलेशन करनी है कि कितना हिस्सा प्रॉफिट में जाएगा और कितना हिस्सा रिजर्व में जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कितना हिस्सा प्रॉफिट में जाएगा, कितना रिजर्व में जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड अकाउंट, जो आपका नोशनल प्रॉफिट आया है, नोशनल प्रॉफिट आपका आया है, उसमें से कितना हिस्सा आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो पी एंड एल में ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो ये तरीका हमारा था कि कितने परसेंट काम हो गया, इस बात पर डिपेंड करेगा, कितने परसेंट काम हो गया इस पर फॉर्मूला डिसाइड करेगा। देखिए सर, आपका जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है ना, वो हुआ है 5 लाख का, जबकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है 7 लाख का। तो बताइए सर, आपको क्या लगता है काम कितने परसेंट हो गया है? आपका कॉन्ट्रैक्ट टोटल है 7 लाख का, जिसमें से इंजीनियर कहता है कि 5 लाख तक का काम हो गया है। क्या आप इसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं? हाँ सर, परसेंटेज में क्या बड़ी बात है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम अब निकाल देंगे। 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, ये बन गया जी आपका 71.42%, यानी कि आपका जो काम है वो 71.42% हो गया है, यानी कि अच्छा खासा काम आपका हो गया है। अब अगर आप फॉर्मूले देखेंगे तो वहां लिखा है कि अगर आपका 50% या उससे ज्यादा वर्क सर्टिफाई हो चुका है, मतलब परसेंटेज काम हो चुका है, 50% से ज्यादा काम हो चुका है, सुनिए, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रॉफिट टू बी टेकन ट्रांसफर टू बी पी एंड अकाउंट, दैट इज 2/3। अगर ये काम 50% से कम हुआ होता तो हम यहां 1/3 लिखते, लेकिन 50% या उससे ज्यादा होने पर हम 2/3 लिखते हैं, इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब इसका मतलब क्या है, मैं आप डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हम कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड क्यों करते हैं। 2/3 इंटू 1,02,500 इंटू कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। तो ये आपका आंसर आ गया 54,667 रुपीज। सर देखिए, ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया मैं आपको समझा देता हूं, ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया मैं आपको समझा देता हूं। सर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7 लाख का है, जिसमें से वर्क सर्टिफाइड 5 लाख का हुआ है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है काम तो तुमने 5 लाख का कर दिया, पर पैसे मैं तुम्हें अभी 80% ही दूंगा इसके, यानी कि 4 लाख दूंगा। कैश रिसीव्ड 4 लाख हुआ है। क्लियर? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट की नियत देखो भाई, माना काम आपने 5 लाख का कर दिया, लेकिन फिर भी हम आपको 4 ही लाख रुपए देंगे, फिर भी हम आपको 4 लाख रुपए देंगे। जितना काम आपने किया उसका 80% ही देंगे, जो 20% नहीं दिया वो है रिटेंशन मनी, मैंने आपको बताया भी था पहले।
अब ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर चुप हो गया, कोई बात नहीं, काम 5 लाख का हुआ है तो क्या हुआ, 4 लाख ही दे दो। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना नोशनल प्रॉफिट निकाल लिया। जब नोशनल प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटने की बात आई तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जैसी दुनिया वैसे हम, जैसे लोगों ने हमारे साथ किया वैसा हम आपके साथ करेंगे। अगर लोग हमें किए हुए काम का 80% देते हैं तो हम भी नोशनल प्रॉफिट का जो 2/3 बनता है आपका हिस्सा, उसका 80% ही P&L में डालेंगे, पूरा नहीं देंगे। मतलब बिल्कुल सिंपल है सर, मतलब बिल्कुल सिंपल है। अब जैसा दुनिया हमारे साथ करेगी हम भी वैसा दुनिया के साथ करेंगे। जब हमने काम 5 लाख का किया तो कॉन्ट्रैक्टी हमें सिर्फ 4 लाख देता है। वो कहता नहीं 20% तो मैं रोकूंगा। तो भैया जब हमारा नोशनल प्रॉफिट जो आया, हमें जब शेयर होल्डर को बांटने की बात आई, कॉन्ट्रैक्टर को जब शेयर होल्डर को देने की बात आई, तो उसने कहा कि जो नोशनल प्रॉफिट है उसमें तुम्हारा बनता है 2/3, 1/3 रिजर्व बनता है। लेकिन बात सुनो, मैं 2/3 तो दूंगा, लेकिन 2/3 करके जितना आएगा उसका 80% दूंगा। बोले 80 क्यों दे रहे हो? कह रहा है मुझे भी तो पैसे 80% नहीं मिले। माना मेरी इनकम 5 लाख है, लेकिन कैश तो मुझे 80% ही मिला है, 4 लाख। तो जब तुम्हें बांटने की बारी आएगी तो मैं तुम्हें भी 80% ही दूंगा, पूरे क्यों दूं? इसलिए जो ये आंसर आता है 2/3 1,02,500, इसका 80% कर दिया जाता है। 80% कर दिया जाता है, मतलब हर बार 80 नहीं करना, जितना कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड की रेशियो है। इस क्वेश्चन में 4 लाख बटा 5 लाख करोगे तो 80% बनेगा। और आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 80% भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको 4 लाख डिवाइड बाय 5 लाख ही लिखना है। तो जितनी रेशियो में पैसा मिला है उसी रेशियो में नोशनल प्रॉफिट से P&L में जाएगा। ये रीजन है सर यहां पर 4 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करने का, यानी कि इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करने का रीजन आपको क्लियर कर दिया मैंने। क्या रीजन है कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करने का, मैंने आपको बता दिया। प्लीज टेल मी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये 54,607 जो है ना, 6607 जो है, ये जाएंगे P&L में, और जो बैलेंस बचेगा वो रिजर्व बन जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो रिजर्व बन जाएगा, यानी कि रिजर्व बन जाएगा 47,833। प्लीज टेल मी, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अच्छा एक बात और बताऊं, अब बात चल रही है तो बता ही देता हूं। सर आप एक काम और भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसका परफॉर्मा अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कैसे ही करना है। कई लोग क्या करते हैं, यहां क्वेश्चन को क्लोज नहीं करते, ये नहीं निकालते क्वेश्चन में, इसी में आगे चलते चलते वर्क इन प्रोग्रेस लिख देते हैं, फिर यहां टोटल करते हैं, इस पूरे का टोटल यहां करते हैं और पूरे खर्चे माइनस कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वही आंसर आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको पहले बीच में कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है या क्वेश्चन चलते रहने देना है। यानी कि ये जो बाय वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसे मैं इनकम की तरह ट्रीट करता हूं, वो सीधा यहां लिख लेते हैं और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है कि आप पहले कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख लो, यहां पे ये बेहतर तरीका है। हाँ जी, प्लीज टेल मी, आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो सर आज पहली क्लास थी कॉन्ट्रैक्ट की, जहां पर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट सिखाया और परफॉर्मा सिखाया और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखा दिया, राइट? तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, एंड बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।